नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मराठा साम्राज्य के इतिहास को डिटेल से पढ़ेंगे। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी देखेंगे। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को एंड तक देखने के बाद कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मराठा साम्राज्य की कहानी शुरू होती है मालोजी भोंसले से। इनके दो बेटे थे, शाहजी भोंसले और शरीफ जी भोंसले। शाहजी भोंसले की तीन पत्नियां थी, जीजाबाई, तुकाबाई और नरसाबाई। जीजाबाई के गर्भ से ही शिवाजी का जन्म हुआ था, जो कि बाद के दिनों में मराठा साम्राज्य का नींव रखते हैं और छत्रपति का उपाधि प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं शिवाजी के विषय में। इनका जन्म हुआ था अप्रैल महीने में 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर के किले में। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोंसले और माताजी का नाम था जीजाबाई। राज्याभिषेक के दौरान इन्हें जो है छत्रपति का उपाधि प्राप्त हुआ। और जब ये दक्कन वाला एरिया में सैनिक जुटा रहे थे, उस समय हिंदुत्व धर्मोद्धारक का उपाधि प्राप्त हुआ था। इनकी पहली पत्नी का नाम था सईबाई निम्बालकर, जिसे सई भोंसले के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं के गर्भ से संभाजी का जन्म हुआ था। इनके संरक्षक का नाम था दादोजी कोंडदेव और आध्यात्मिक गुरु का नाम था संत रामदास। आगे यदि हम बात करें तो शिवाजी के पिताजी, जिनका नाम था शाहजी भोंसले, वो एक दौरान बहमनी साम्राज्य का एक एरिया हुआ करता था अहमदनगर। उस अहमदनगर के एरिया में मलिक अंबर के अधीन सैनिक के पद पे काम किया करते थे। लेकिन जब 1636-37 में मुगलों ने अहमदनगर के ऊपर कब्जा कर लिया, तो शाहजी भोंसले अहमदनगर को छोड़ करके बीजापुर के शासक के यहाँ अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिए। बीजापुर के शासक इनकी सेवाओं से खुश होकर के इन्हें पूना का क्षेत्र जो है जागीर में दिया। और यही जागीर जो है बाद के दिनों में दादोजी कोंडदेव के संरक्षण में शिवाजी को मिलता है। कब मिलता है? तो 1637 ईस्वी को। लेकिन क्या होता है कि 1647 ईस्वी में दादोजी कोंडदेव का अचानक मृत्यु हो जाता है, जिसके कारण से शाहजी भोंसले की जो प्रतिनिधि थे, जिनका नाम था दादोजी कोंडदेव, जब वो नहीं रहते हैं तो उनके प्रतिनिधि के रूप में शिवाजी जो है पूना का जागीर को संभालता है। और फिर इस प्रकार से शिवाजी जो है बहुत छोटे सी उम्र में ही सैनिक अभियान करना शुरू कर देता है। अब इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद करके रखना है। शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव जो है उनकी माता जी जीजाबाई और उनके संरक्षक कोंडदेव का रहा है। शिवाजी दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन के स्थान पर हिंदू साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे। शिवाजी को पहाड़ी चूहा के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी ने गोरिल्ला पद्धति या फिर कहे तो छापामार पद्धति का प्रयोग अपने सैनिक अभियान में किया था। इस पद्धति के माध्यम से जो है रुक रुक कर और अचानक से हमला किया जाता था। शिवाजी ने इस पद्धति को अहमदनगर के शासक मलिक अंबर से सीखा था। अब शिवाजी के शुरुआती दौरान में किए गए सैनिक अभियान के विषय अगर हम बात करें, तो पहला 1646 ईस्वी में अभियान हुआ था इनका बीजापुर के विरुद्ध, और इस अभियान में तोरन के किले को इन्होंने जीत लिया था। इसके बाद 1648 ईस्वी में पुरंदर का किला को जीता, 1656 में जावली का किला को, और 1656 में ही रायगढ़ को जीत करके उसे अपना राजधानी बनाया था। इसके बाद 1659 ईस्वी में प्रतापगढ़ के किला को जीता। लेकिन 1660 ईस्वी में पवनखींड का एक लड़ाई हुआ था। इस लड़ाई में मुगलों के द्वारा मराठाओं की सेना को बुरी तरीके से हार मिली, जिसके कारण से 5 अप्रैल 1663 ईस्वी को पूना में ही आधी रात को मुगल खेमे पर शिवाजी ने अचानक से हमला कर दिया। और इस हमले के कारण मुगल वायसराय, जिसका नाम था शाइस्ता खान, बुरी तरीके से घायल हुआ, और ये मुगल प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ा चोट पहुंचता है इस समय। इसके बाद 6 से लेकर के 10 जनवरी के बीच 1664 ईस्वी में मराठाओं ने सूरत पर आक्रमण किया और सूरत को खूब ज़्यादा लूटा। इस प्रकार शिवाजी की बढ़ती शक्ति, अफजल खान की हत्या, पन्हाल और कोंकण पर शिवाजी का कब्जा, शिवाजी को नियंत्रित करने में बीजापुर की सेना की असमर्थता, और साथ ही शाइस्ता खान की असफलता के कारण मुगल शासक औरंगजेब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, जिसके कारण से 1665 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह को दक्कन का नया वायसराय नियुक्त किया। आगे यदि हम बात करें तो दक्कन में मुगल वायसराय का पदभार संभालते ही मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी पर लगातार दबाव डालना शुरू कर दिया। फाइनली 1665 ईस्वी में ही पुरंदर के किले को मुगलों ने जीत लिया और रायगढ़ के किले के ऊपर घेराबंदी कर दिया, जिसके कारण से मजबूरी बस शिवाजी को पुरंदर का संधि करना पड़ा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए, ये जो पुरंदर की संधि की गई थी वो राजा जय सिंह की व्यक्तिगत विजय मानी जाती है। वह न केवल शक्तिशाली शत्रु पर नियंत्रण पाने में सफल रहे, बल्कि उसने बीजापुर राज्य के विरुद्ध शिवाजी का सहयोग प्राप्त करने में भी सफल रहे थे। पुरंदर की संधि जो कि 24 जून 1665 ईस्वी में हुआ था, अगर हम इसके मुख्य प्रावधानों के ऊपर चर्चा करें तो शिवाजी द्वारा जीते गए 35 किलो में से 23 किलो को मुगलों को वापस कर दिया जाना था। ये किले निजाम शाही राज क्षेत्र में पड़ते थे और इनकी वार्षिक आमदनी 4 लाख खून थी। इसके अतिरिक्त रायगढ़ सहित 12 किलो से प्राप्त 1 लाख खून वाला वार्षिक आय को
शिवाजी के लिए छोड़ दिया गया था। बालाघाट की जागीर शिवाजी अपने पास रखे, लेकिन बदले में उन्हें 40 लाख खून 13 किस्तों में देना था मुगलों को। बीजापुरी कोंकण के एक क्षेत्र शिवाजी को प्रदान किया गया और शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल सेना में 5000 जात का ओहदा प्रदान किया गया। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, जून 2022 के शिफ्ट 1 में पुरंदर की संधि जो कि 1665 ईस्वी में हुआ था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? शिवाजी द्वारा जीते गए 35 किलो में से 23 मुगलों को वापस कर दिए गए, बिल्कुल सही है। वापस किए गए किलो में से प्रतिवर्ष 4 लाख खून का राजस्व प्राप्त होता था, बिल्कुल सही है। शेष 12 किलो से प्राप्त 2 लाख खून की वार्षिक आय को शिवाजी के लिए छोड़ दिया गया, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। 2 लाख के बजाय यहाँ पर 1 लाख होना चाहिए। बीजापुरी कोंकण में एक क्षेत्र शिवाजी को प्रदान किया गया था, बिल्कुल सही है। शिवाजी को 30 लाख खून किस्तों में मुगलों को देना था, नहीं, 40 लाख देना था। तो मेरा केवल ए, बी और डी सही हो जाएगा। ए, बी, डी ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था जून 2023 के शिफ्ट 2 में इनमें से कौन सा कथन पुरंदर की संधि का हिस्सा नहीं था? 35 किलो में से 23 का समर्पण मुगलों को कर दिया गया, बिल्कुल ये सही है। बीजापुर कोंकण का क्षेत्र शिवाजी को अनुदान में दिया गया, बिल्कुल सही है। शिवाजी ने दक्षिण में किसी भी मुगल अभियान में भाग लेने की मंजूरी दी, बिल्कुल सही है। शिवाजी को 5000 का मनसब अनुदान में दिया गया, नहीं, शिवाजी को नहीं दिया गया था, उसका बेटा संभाजी को दिया गया था, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। अब हम आगे बात करते हैं। तो पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब की सेवा में भेजा और खुद अगले ही वर्ष 1666 ईस्वी में औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब और शिवाजी के बीच में कोई संबंध अच्छा ना होने के कारण औरंगजेब जो है धोखे से शिवाजी को जयपुरी महल आगरा में कैद कर लिए और इसके बाद उनके बेटा को भी, संभाजी को भी पन्हाला के किले में कैद कर लिया गया। लेकिन शिवाजी यहाँ पे चालाकी करते हैं और अपने भेष बदल करके फलों की टोकरी में बैठ करके जयपुरी महल से भाग निकलते हैं और सूरत के ऊपर दोबारा जो है आक्रमण करके सूरत को लूट लेते हैं और फाइनली 6 जून 1674 ईस्वी को अपना शिवाजी जो है राज्याभिषेक करवाते हैं। अब इनके राज्याभिषेक से जुड़े कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि याद करके रखना आपको। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के किले में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति का उपाधि धारण किया था। उनका राज्याभिषेक स्थानीय ब्राह्मणों ने यह कहकर मना कर दिया था कि वह उच्च कुल का क्षत्रिय नहीं है। इसके बाद जो है उसका राज्याभिषेक काशी के पंडित गंगा भट्ट के द्वारा करवाया गया। उनके राज्याभिषेक के समय उनकी माता जीजाबाई और एक ब्रिटिश दूत भी था जिसका नाम था हेनरी ऑक्सडेन, वहां पर उपस्थित था। राज्याभिषेक के पश्चात शिवाजी का स्थान दक्षिण के सुल्तानों के समान हो गया था। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था जून 2023 के शिफ्ट 2 में निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के राज्यारोहण यानी कि राज्याभिषेक के समय उपस्थित नहीं था? गंगा भट्ट ये तो थे, जीजाबाई ये भी थे, हेनरी ऑक्सडेन ये भी थे, प्रतापराव गुर्जर नहीं था, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। औरंगजेब कभी भी शिवाजी को पराजित नहीं कर सका। 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा लगाए गए जज्जे कर का विरोध करने वाला एकमात्र शासक शिवाजी थे। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा को उपाधि भी दिया था। शिवाजी का अंतिम सैनिक अभियान कर्नाटक के विरुद्ध हुआ था 1677 ईस्वी में और इसके बाद अप्रैल महीने में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु के बाद जो इनके दो उत्तराधिकारी निकल के सामने आते हैं, एक संभाजी और दूसरा राजाराम। अब संभाजी जो है मुगलों के कैद में थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि शिवाजी की मृत्यु हो गई तो वो जो है कैद से भी भाग जाते हैं और फाइनली आकर के छत्रपति का उपाधि प्राप्त करते हैं और शासक बनते हैं। और संभाजी के बाद फिर जो है राजाराम शासक बनता है। अब देखो राजाराम के बाद जो है शिवाजी द्वितीय बनता है और शिवाजी द्वितीय के बाद शाहू और शाहू के बाद अंतिम बनता है राजाराम द्वितीय। चलिए तो हम बात करते हैं अब संभाजी के विषय में। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी जो पन्हाला के किले में कैद थे वहां से भाग करके मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने। लेकिन क्या होता है कि 1686 ईस्वी में संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र जिसका नाम था अकबर द्वितीय उसको शरण दे दिया था, जिसके कारण से औरंगजेब ने इन्हें पुनः जो है कैद कर लिया और 1689 ईस्वी में यातना दे करके इन्हें मार दिया। जिसके बाद इसका बेटा जिसका नाम था शाहू उसको भी बंदी बना लिया गया। और जब शाहू बंदी बन गया तो संभाजी का छोटा भाई था राजाराम, उसको जो है गद्दी पर बैठाया गया और छत्रपति का उपाधि दिया गया। संभाजी के बाद राजाराम शासक बना, किंतु 1700 ईस्वी में भी राजाराम की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही 1700 ईस्वी में ही राजाराम की मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी थी ताराबाई, वो अपने छोटे से बेटा को लेकर के जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय उसका जो है राज्याभिषेक करवाती है और खुद उसका संरक्षिका बन जाती है। लेकिन कुछ समय बीतता ही है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब का भी मृत्यु हो जाता है और एक नया मुगल शासक आता है जिसका नाम है बहादुर शाह प्रथम।
और वो मराठा साम्राज्य को कमजोर करने के लिए शाहू को जो है छोड़ देता है। अब शाहू जो है छत्रपति बनने के लिए मराठा साम्राज्य में आता है और शाहू और शिवाजी के बीच में संघर्ष होना शुरू हो जाते हैं। 1707 ईस्वी में खेड़ के युद्ध में जो है शाहू जी ने बालाजी विश्वनाथ की मदद से शिवाजी द्वितीय को पराजित कर दिया। इसके बाद मराठा साम्राज्य दो उपराज्यों में विभाजित हो गया था। शाहू ने सतारा का नेतृत्व संभाला, जबकि ताराबाई ने कोल्हापुर से अपना शासन चलाना शुरू की थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं शाहू के विषय में। 22 जनवरी 1708 ईस्वी को शाहू ने सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। अब चूंकि शाहू जो था 17 वर्षों तक मुगलों के अधीन था, इसलिए मराठा शासन व्यवस्था के बारे में इसे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, जिसके कारण से 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने जो है पेशवा नियुक्त किया और बाद में पेशवा का पद को इन्होंने जो है वंशानुगत भी बना दिया था। 1717 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना प्रतिनिधि बना करके मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में भेजा, जिसके बाद फर्रुखसियर ने छत्रपति का जो पद था उसको मान्यता प्रदान किया और इस संधि को मराठा शासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है कि 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की अचानक से मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इसका पुत्र जो है बाजीराव प्रथम वो पेशवा बनता है। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। शिवाजी के बाद गोरिल्ला पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग जो है बाजीराव प्रथम ने ही किया था। बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में हैदराबाद के शासक जिसका नाम था निजामुल मुल्क, उसको पालखेड़ के युद्ध में बुरी तरीके से पराजित किया और उनसे जो है मुंशी शिवगांव की संधि किया था। आगे चल के पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित किया और कहा, आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, सखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। इस पर शाहू ने प्रतिक्रिया दिया था, आप निसंदेह ही एक योग्य पिता के एक योग्य पुत्र हैं और आपके प्रयासों से मराठा साम्राज्य का पताका कटक से अटक तक लहराए जाएंगे। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम थे। उसने 1737 ईस्वी में मात्र 500 घुड़सवार सेना लेकर के मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया और दिल्ली को बुरी तरीके से लूटा था और मोहम्मद शाह से एक संधि भी किया था, जिसके तहत 5 लाख प्रति वर्ष लेकर के विदेशी आक्रमण के समय सैन्य मदद देने का वचन दिया था। लेकिन 1739 ईस्वी में ईरान और एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाला नादिर शाह जो है दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पे पेशवा बाजीराव प्रथम ने उसको कोई भी सैनिक सहायता नहीं दिया था। बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसेट तथा बसीन को छीना। बाजीराव प्रथम का संबंध मस्तानी नामक एक मुस्लिम महिला से भी था, जो कि इतिहास में बहुत ज़्यादा चर्चित है। शाहू जी बाजीराव प्रथम के समय में ही पूरे मराठा साम्राज्य को 5 परिसंघ में बांटे थे। बड़ौदा का गायकवाड़, पूना में पेशवा, नागपुर में भोंसले, इंदौर में होलकर और ग्वालियर में सिंधिया। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गया, जिसके बाद बालाजी बाजीराव जो है नया पेशवा बनते हैं 1740 ईस्वी में। आगे यदि हम बात करें तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है और इसी के समय में मराठा साम्राज्य का जो है सर्वाधिक विस्तार हुआ था और यही कारण है कि बालाजी बाजीराव को शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। 1749 में छत्रपति शिवाजी का भी मृत्यु हो गया, जिसके बाद 1750 में एक संधि की गई थी जिसका नाम था संगोली की संधि और इस संधि के तहत छत्रपति का जो पद था उसी को समाप्त कर दिया गया और पूरा अधिकार जो है मराठा साम्राज्य में पेशवा के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार से आप छत्रपति का उपाधि धारण करने वाला जितने भी शासक थे वो खत्म हो गए और पेशवाओं के अधीन जो है सारा साम्राज्य चलना शुरू कर दिया। आगे यदि हम बात करें तो शाहू के मृत्यु के बाद 1761 ईस्वी में अफगानी सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध किया। इस युद्ध में मराठा साम्राज्य की जो सैनिक व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई और मराठा बुरी तरीके से यहाँ पे पराजित हो गए। मराठाओं के पराजय की खबर सुन करके पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु भी हो गया था 1761 ईस्वी में ही। इस युद्ध में मुख्य सेनापति था सदाशिव राव भाऊ और इसका चश्मदीद गवाह था काशीराज पंडित। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इतिहासकार सिडनी ओपन ने कहा है, पानीपत का तृतीय युद्ध यह सिद्ध नहीं कर सका कि भारत में किसका शासन होगा, लेकिन यह जरूर सिद्ध कर दिया था कि भारत में किसका शासन नहीं होगा। अब प्रश्न ये आता है कि मराठा साम्राज्य के शासक जो कि अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे, पानीपत के तृतीय युद्ध में हार क्यों गए, इसके पीछे के कारण क्या था? तो इसके पीछे के 3 मेजर कारण थे। पहला, उत्तर भारत के सभी मुस्लिम शासक मराठाओं के विरुद्ध जो है एकजुट होकर के अहमद शाह अब्दाली का साथ दे रहे थे। सूरजमल जाट के अलावा हिंदू शासकों ने इसमें भाग नहीं लिया और न ही सदाशिव राव भाऊ का समर्थन दिया। मराठाओं के प्रधानों में अभियान को लेकर के अलग अलग मत थी। परिणाम क्या निकल के आता है तो मराठाओं ने उत्तर भारत में अपना समर्थन खो दिया। मराठाओं को जनमानस, धन और सैन्य शक्ति की भारी क्षति हुई और समाचार सुनते ही बालाजी बाजीराव का मृत्यु हो गया और इसके बाद एक नया पेशवा बनता है जिसका नाम है माधवराव नारायण। इसके समय में मराठा साम्राज्य की खोई शक्तियां दोबारा वापस मिलने लगी थी
और इसे एक योग्य पेशवा भी कहा जाता है। इसने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दोबारा जो है मुगल गद्दी पर बैठाया था, क्योंकि उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के डर से दिल्ली छोड़ करके भाग गया था। लेकिन क्या होता है कि आगे चल के माधवराव नारायण की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद नारायण राव नया पेशवा बनता है। लेकिन इसका कार्यकाल बहुत छोटा होता है। नारायण राव को बाद के दिनों में चाचा रघुनाथ राव के द्वारा हत्या कर दी जाती है। नारायण राव की मृत्यु के बाद रघुनाथ राव पेशवा बना, किंतु नाना फडणवीस के नेतृत्व में पेशवा पद के उसके अधिकार को चुनौती देते हुए नारायण राव की मृत्यु उपरांत उसकी पत्नी गंगोबाई से उत्पन्न अल्प आयु पुत्र को पेशवा के पद पर स्थापित कर दिया गया और इसका नाम था माधवराव नारायण द्वितीय, जिसे अलग अलग पुस्तकों में सवाई माधवराव भी कहा जाता है। और इसका कार्यकाल होता है 1774 से लेकर के 1795 ईस्वी तक। इसे अल्प आयु का पुत्र भी कहा जाता है। इसकी सहायता के लिए 12 भाई परिषद का गठन किया गया था। इस परिषद में 12 मंत्रियों का एक समूह हुआ करता था। इसमें सबसे प्रमुख नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया थे। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ इन्हें मराठों का मैकियावली कहते थे। रघुनाथ राव, जिसका नाम था रघुवा, उन्होंने खुद पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों के साथ 1775 ईस्वी में सूरत का संधि कर लिया और बाद में अंग्रेजों को उपहार के स्वरूप बसीन और सालसेट दे दिया। लेकिन बाद के दिनों में क्या होता है कि अंग्रेज अपने वादे से मुकर जाते हैं, जिसके कारण से 3 आंग्ल मराठा युद्ध होता है। पहले आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है वो 1775 से लेकर के 1782 के बीच हुआ था। इसकी समाप्ति जो है सालबाई के संधि के साथ होती है और इस संधि में साइन करता है महादजी सिंधिया। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने 12 भाई परिषद को मान्यता दिया और माधव नारायण द्वितीय को पेशवा बनना स्वीकार किया और फिर माधव नारायण द्वितीय जो है कंटिन्यू रहता है पेशवा के पद पे। लेकिन 1794 ईस्वी में ही महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गया और अगले ही वर्ष 1795 ईस्वी में माधव नारायण द्वितीय की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद अगला पेशवा बनता है बाजीराव द्वितीय। तो चलिए अब हम बात करते हैं बाजीराव द्वितीय के विषय में। इसका कार्यकाल होता है 1796 से लेकर के 1818 ईस्वी तक। मराठा राजनीति के वरिष्ठ रणनीतिकार नाना फडणवीस की मार्च 1800 ईस्वी में मृत्यु हो गई, जिसके बाद नाना के नियंत्रण से मुक्त हुए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में झगड़ा करवाया और ये स्वयं जो है बाद के दिनों में इसके शिकार भी बन गए थे। दौलत राव सिंधिया तथा जसवंत राव होलकर, जिसे यशवंत राव होलकर भी कहा जाता है, दोनों ही पूना में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे। इसमें सिंधिया सफल रहा और बाजीराव द्वितीय पर सिंधिया का प्रभुत्व स्थापित हो गया। लेकिन क्या होता है कि बाद के दिनों में अप्रैल 1801 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जसवंत राव होलकर का भाई, जिसका नाम था बिट्ठू जी, उसका हत्या करवा दिया, जिसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप होलकर ने पूना के ऊपर आक्रमण किया और पेशवा बाजीराव द्वितीय और सिंधिया की सेना को बुरी तरीके से पराजित किया और पूना पर अधिकार कर लिया। इसके बाद जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय भाग करके बसीन के ऊपर जाकर शरण लेता है। अपना सत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से 1802 ईस्वी में एक संधि किया था, जिसका नाम था बसीन की संधि। इसके बाद तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली, उन्होंने 1803 ईस्वी में होलकर के कब्जे से पूना को मुक्त करवाया और पेशवा बाजीराव द्वितीय को पुनः उसका पद जो है यानी कि उसका राज्य को वापस सौंप दिया। इसके कारण आगे चल के ये जो गृह युद्ध थी जसवंत राव होलकर और बाजीराव द्वितीय के बीच में, वो अब गृह युद्ध ना रह करके होलकर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बदल गया, जो कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनता है। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चलता है, तो 1803 से लेकर के 1805 ईस्वी तक। अब हम जानते हैं कि बसीन की संधि जो कि बाजीराव द्वितीय ने किया था लॉर्ड वेलेजली के साथ, उसमें क्या क्या प्रावधान थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली तथा अंग्रेजी पैदल सैनिकों को पूना में रखना स्वीकार किया। गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा के मध्य के प्रदेश तथा तुंगभद्रा नदी के सभी समीपवर्ती प्रदेश जिनकी आय 26 लाख रुपये था, पेशवा ने कंपनी को दे दिया। कंपनी को सूरत नगर दे दिया। अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने के सारे अधिकार पेशवा ने कंपनी के अधीन कर दिया। निजाम से चौथ वसूला करते थे, उस वसूली को भी उन्होंने छोड़ दिया और गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया। इसके अतिरिक्त अंग्रेज विरोधी अन्य यूरोपीय लोगों को अपनी सेना से निवृत्ति करना स्वीकार किया। निजाम तथा गायकवाड़ शासकों के साथ झगड़ों में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार की। इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से लेकर के 1819 ईस्वी के बीच में। कई सारे पुस्तकों में 1817 से 18 लिखा हुआ है। इस युद्ध की समाप्ति के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पेंशन भोगी बना दिया और उसे कानपुर यानी कि बिठूर भेज दिया था। इसी पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था नाना साहेब, जिसकी बाद में पेंशन बंद कर दी जाती है। बाजीराव द्वितीय के बाद इसे भी पेंशन दिया जा रहा था,
किंतु बाद में लॉर्ड डलहौजी ने उनकी पेंशन बंद करवा दी और यही कारण था कि नाना साहब 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जब हुई थी तो उसमें अलग अलग संधियां किया गया था अंग्रेजों के साथ, जैसे कि पूना की संधि किया गया था पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ, नागपुर की संधि किया गया था भोंसले के साथ, मंदसौर की संधि किया गया था होलकर के साथ, ग्वालियर की संधि किया गया था सिंधिया के साथ। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य की कहानी बाजीराव द्वितीय के साथ जो है खत्म हो जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा प्रशासन के विषय में। शिवाजी ने हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया, फारसी के स्थान पर मराठी को राज्य भाषा बनाया। उन्होंने पंडित हनुमंत को सरकारी उपयोग के लिए राज व्याकरण कोश नामक राजकार्य का शब्दकोश तैयार करने का आदेश दिया। मराठा प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत निरंकुश राजतंत्र पर आधारित था। राजा राज्य का सर्वोच्च मुखिया हुआ करता था और इसकी सहायता के लिए 8 मंत्रियों का समूह होता था जिसे अष्टप्रधान कहा गया है। अब ये अष्टप्रधान में कौन कौन शामिल थे? तो पहला पेशवा, जिसे मुख्यमंत्री भी कह सकते हो। ये छत्रपति के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद था। इसका कार्य छत्रपति की अनुपस्थिति में प्रशासन का देखरेख करना था। दूसरा था मजूमदार, जिसे अमात्य कह सकते हो। ये वित्त मंत्री का पद था जो राजस्व का लेखा जोखा रखता था। तीसरा था सर नौबत, सेनापति का पद था। चौथा था सुमंत यानी दबीर, यह विदेश मंत्री का पद था। इसका कार्य विदेशी राज्यों से तालमेल बनाना था। पांचवा था वाक्य नवीश, ये सूचना और गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। छठा था सचिव, जिसे सूर्यनवास या फिर चिटनीस भी कहा गया है। ये शाही पत्राचार का देखभाल करता था। सातवां था पंडित राय, इसका कार्य धार्मिक मामलों की देखरेख करना था। और आठवां था न्यायाधीश, इसका कार्य था न्याय व्यवस्था को संभालना। अब हम बात करते हैं शिवाजी के ग्रामीण प्रशासन के विषय में। तो सबसे टॉप लेवल पे पाटिल या पटेल होता था ग्रामीण व्यवस्था में। ग्राम का मुख्य अधिकारी भी इसको कह सकते हो या फिर कहे तो मुखिया। पाटिल का पद जो है वो वंशानुगत होता था। पटेल को सरकार से वेतन नहीं मिलता था, वह एकत्रित कर का एक छोटा सा हिस्सा जो है अपने लिए रख लेता था। इसके नीचे होता था कुलकर्णी, ये ग्राम की भूमि का लेखा जोखा रखता था। और उसके नीचे होता था चैगुल, जो कि पटेल की सहायता या फिर कहे तो कुलकर्णी की लेखा जोखा का ध्यान रखता था। अगला है पोतदार, ये सिक्कों के निर्धारित भार और धातु की शुद्धता की जांच में काम करता था। और एक है 12 बलुतेदार, जिसे कारीगर भी कह सकते हो। एक गांव की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इसके विषय में अगर बात करें तो गांव में अस्थायी निवास करने वाले बलुतेदार वतन बालुतेदार कहलाते थे। बलुतेदार की निश्चित श्रेणियों को ग्रामीण समुदाय द्वारा कृषि हेतु राजस्व मुक्त भूमि भी प्रदान की जाती थी। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था जून 2022 के शिफ्ट 2 में, ग्रामीण समुदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बलुतेदार ग्रामीण कारीगरों एवं नौकरों की 12 श्रेणियां थी, बिल्कुल सही है। बलुतेदार और आगे चल के 4 श्रेणियों में विभाजित हुआ था, नहीं ये गलत है। हिंदू मंदिर की देखभाल करने वाले बलुतेदार का भाग नहीं था, नहीं ये भी गलत है। गांव में स्थायी निवास के अधिकार वाले बलुतेदार वतन बलुतेदार कहलाते थे, बिल्कुल सही है। बलुतेदार के निश्चित श्रेणियों को ग्रामीण समुदाय द्वारा कृषि हेतु राजस्व मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी, बिल्कुल सही है। तो ए डी ई सही है। ए डी ई ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा राजस्व व्यवस्था के विषय में। मराठाओं की कोई भी व्यवस्थित राजस्व व्यवस्था नहीं थी। शिवाजी का राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर की राजस्व व्यवस्था पर जो है आधारित था। शिवाजी के समय राजस्व का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत जो है वो कृषि कर कह सकते हो या फिर भूमि कर था। शिवाजी ने भूमि कर को 33% से बढ़ा करके 40% कर दिया था। शिवाजी के समय सबसे महत्वपूर्ण 2 कर थे, एक चौथ और दूसरा सरदेश मुखी। चौथ के विषय में अगर हम बात करें तो किसी भी स्थान के मानक राजस्व मूल्यांकन का 1/4 ये हुआ करता था, जो कि मराठाओं को सुरक्षा के रूप में दिया जाता था पड़ोसी राज्यों के द्वारा, ताकि मराठा सैनिक उसके ऊपर आक्रमण ना करे। चौथ में भी अलग अलग प्रकार थे। जब चौथ वसूली होता था तो जितने भी चौथ का राजस्व होता था उसको बांटा जाता था, जिनमें सबसे पहला आता था बबती। ये बबती जो है 25% होता था, जो कि राजा के पास जाता था। एक होता था सहोत्रा, ये 6% हिस्सा होता था, जो कि पंच सचिव के पास जाता था। तीसरा था नादगोंडा, ये 3% जो है राजा की इच्छा पर निर्भर था लोगों के सम्मानित करने के लिए। अगला था मोकासा, जो कि 66% है, ये मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था। मोकासा को जो है जागीर या फिर सरंजाम भी कहा जाता है। मराठाओं को सैनिक सेवाओं के एवज में ये दिया जाता था। अब हम बात करते हैं सरदेश मुखी के विषय में। तो शिवाजी द्वारा जो है यह कर अपने ही देश की जनता से ली जाती थी। ये भूमि राजस्व का 10% होता था।
अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, दिसंबर 2022 के शिफ्ट 1 में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत सैनिक सेवा के समर्थन हेतु गांवों से राजस्व कार्य अर्थात सरंजाम एक लोकप्रिय प्रथा थी। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मराठा साम्राज्य। अगला प्रश्न पूछा गया था जून 2023 के शिफ्ट 2 में, शिवाजी के कृषि सुधार क्रांतिकारी थे। शिवाजी ने अपने अधिकारियों को कृषकों को दिन में 2 बार पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, बिल्कुल सही है। शिवाजी ने बैल एवं कृषि उपकरणों को खरीदने हेतु बिना ऋण के तगाई कहे जाने वाली अग्रिम राशि उपलब्ध करवाया, बिल्कुल सही है। शिवाजी ने कृषकों को अपने ऋण को 8 से 10 वर्षों में अदा करने की रियायत दी, बिल्कुल सही है। शिवाजी ने राजस्व का संग्रहण केवल नगद रूप में किया, नहीं, ये गलत है। केवल नगद नहीं था, बल्कि जो है अनाज के रूप में भी लिया जाता था। यह सूचना शिवाजी द्वारा रामोजी को लिखे गए पत्र में दी गई, बिल्कुल सही है। तो ए, बी, सी और ई सही हो जाएगा। ए, बी, सी और ई आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर किए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे दोस्तों, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।